अब हम डिफरेंट एक हिस्टोलॉजी के ऊपर आ गए हैं। ये आपने एम्ब्रायोलॉजी पढ़ी, एम्ब्रायोलॉजी में आपने मुख्तसर 2-3 बातें याद रखें। हिस्टोलॉजी के अंदर ये है कि जो नर्वस सिस्टम है इसके अंदर 2 किस्म के सेल्स हैं। नर्वस सिस्टम में कितनी किस्म के सेल हैं? 2 किस्म। एक वो सेल्स हैं जो कि एक्चुअली इस नर्वस सिस्टम्स के हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम हुआ, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हुआ। उन सेल्स को हम न्यूरॉन के, न्यूरॉन की आगे किस्में हैं, उनकी किस्में एनाटॉमी वाइज, हिस्टोलॉजी वाइज भी हैं और उनकी जो किस्में हैं वो फिजियोलॉजी वाइज भी। दूसरा जो है वो न्यूरोग्लिया है जो कि स्पोर्टिंग टिश्यू है, जो कि न्यूरॉन्स नहीं है। आगे नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इसमें आप देखें कि ये नंबर 1 पे जो है न्यूरॉन की तस्वीर उन्होंने एक डायग्राम दी है। तो हम देखें कि उनकी बॉडी है, साथ में उसके एक्सॉन, डेंड्राइट, ये सारी चीजें जो उन्होंने दिखाई हुई बड़ी खूबसूरत। और नीचे आप देखें तो आपके पास जो है वो हाइलाइट टिश्यू है और ये स्पोर्टिंग टिश्यू है जिसको आप न्यूरोग्लिया कहते हैं। नेक्स्ट, अब ये डायग्रामेटिक तस्वीर है इसकी और ये न्यूरॉन के बारे में बताया है। इसमें ना माइलिनेशन का बताया है। अब माइलिनेशन क्या होती है? माइलिनेशन को यूँ समझ लें कि ये जो न्यूरॉन सेल्स है और इसके जो डेंड्रोसाइट्स हैं, एक्सॉन्स हैं और डेंड्राइट्स हैं, जो इससे प्रोसेस निकली हुई है, जिस तरह ऊपर वाला है, इसके ऊपर एक शीट होती है और उस शीट को माइलिन शीट कहते हैं। ये माइलिन से बनी होती है और ये जो माइलिन शीट होती है इसके जरिए, इसकी वजह से जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर है, जो कि एक्शन पोटेंशियल का, पल्स पोटेंशियल का चलना होता है, वो कई गुना बढ़ जाता है। उससे जो है वो यानी जो मैसेज है उसकी जाने की स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और माइलिनेशन प्रोसेस। ऊपर अगर आप देखें तो इन्होंने बताया है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में माइलिनेशन, नीचे इन्होंने बताया है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में माइलिनेशन। ऊपर तो सिंपल है कि आप देख लें कि न्यूरॉन सेल्स है, उसमें एक्सॉन्स हैं और साथ में उन्होंने ऊपर जो है वो एक माइलिन शीट लगा दी है ताकि माइलिनेशन से। नीचे जो है थोड़ा सा पेचीदा है मामला, उसमें आप देखें कि इसकी 3-4 स्टेजेस होती हैं और श्वान सेल्स। अब इसमें बेसिकली ना अच्छी खासी डिटेल है, इसकी पूरा चैप्टर है माइलिनेशन का। तो आपके लेवल के ऊपर मुख्तसरन इतना याद रखें कि ये एक सेल्स है जिसको आप श्वान सेल्स कहते हैं और इसकी वजह ये जो सेल्स है इसके एग्जाम के ऊपर है और इसी से ही आगे माइलिनेशन होती है और ये इसके मुख्तलिफ एरोज और आपके नंबर दूसरी और तस्वीर और तीसरी और चौथी जो है उसमें अंदर बताया है किस तरीके से माइलिनेशन शीट जो है लिपिड्स उसमें होती है बहुत ज़्यादा, वो जो है इसको एंगल्फ करती है, सर्कल करती है और यूँ इसकी स्पीड जो है वो बढ़ जाती है। हाँ ये अच्छा है। न्यूरॉन जो है इसकी एनाटॉमिकल, फिजियोलॉजिकल, इम्यूनोलॉजिकल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, यानी न्यूरॉन इज ए यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। सिर्फ एनाटॉमिकल ये आगे डिटेल आ गई और उस डिटेल के अगर आप देखें तो इसमें उन्होंने बताया कि यूनिपोलर है या इसके बाईपोलर है, मल्टीपोलर है, इसके एक पोल होता है, 2 होते हैं या 3 होते हैं। मैंने अर्ज किया ना कि इस के अंदर इतनी ज़्यादा डिटेल चूँकि इस तरीके से एक लेक्चर में आपको समझाना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन आप अपने आप को थोड़ा ईजी रखें और वाइवा के अंदर आपसे मुख्तसर चीज़ें पूछी जाएंगी। अब यूनिपोलर या सूडो यूनिपोलर, टी शेप और सिंगल एक्सॉन, मल्टीपल डेंड्राइट्स, ये अगर बताना आगे शुरू करें तो इट्स ए बिग डिटेल और मैं समझता हूँ कि आप लोगों के लेवल के ऊपर ये चीज़ याद नहीं रहेगी। तो आपने सिंपल ये याद रखना है कि न्यूरॉन इज ए यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। उसमें एनाटॉमिकल ज़ाहिर है, न्यूरॉन एनाटॉमिकल ही है और फिजियोलॉजिकल और इम्यूनोलॉजिकल सारी बातें हैं। ये हैं कि न्यूरॉन जो पैदा होता है इम्यूनोलॉजिकली वो पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम के लिए पैदा होता है, न्यूरोनल प्लेस्ट और न्यूरोब्लास्ट से। और एनाटॉमिकली का मतलब ये है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर जो भी सिलसिला चल रहा है वो न्यूरॉन्स के सेल्स की वजह से ही है और जो भी एक्शन पोटेंशियल आती है, जो भी न्यूरोट्रांसमीटर चलते हैं वो न्यूरॉन की वजह से ही है। तो ये सारे जो है वो इसी के अंदर अदा होते हैं, बातें अदा होती हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर जो नीचे इन्होंने लिखा है बी फंक्शनल
ये एनाटॉमिकल के बाद फंक्शनल लिखा है कि सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन। ये मैं आपको वहाँ पर बता चुका था कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर आफ्रेंट नर्व्स होती हैं, इफरेंट नर्व्स होती हैं, और दोनों जो हैं वो इकट्ठी ट्रेवल करती हैं और आफ्रेंट के जरिए आपकी सेंसेशन जाती हैं, और दूसरे जो है इफरेंट के जरिए वहाँ से मोटर एक्शन सेंट्रल नर्वस सिस्टम से नीचे आते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, जो कि मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर जो है वो स्पाइनल कॉर्ड जाके ब्रेन के साथ टच करता है। ब्रेन के फिर आगे तीन हिस्से हमने किए थे, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। वो आपको तस्वीरें वहाँ पर दिखाई थी। अब आप देखें कि ये जो सेंसरी सिस्टम है, जो आपकी मिसाल के तौर पर जो फिंगर्स हैं वहाँ से एक सेंसेशन जाती है, लेग से सेंसेशन जाती है, पेरिफेरल से सेंसेशन जाती है, वो आपके स्पाइनल कॉर्ड में जाती है और स्पाइनल कॉर्ड से फिर ब्रेन में जाती है। ये स्पाइनल नर्व्स के जरिए होती है। और डायरेक्ट जो आपके स्कल में या ब्रेन में जाती है, दैट इज थ्रू द क्रेनियल नर्व्स। अब वहां पर अंदर जाके दूसरा जो सेकंड न्यूरॉन है उसके साथ इसके एंड टच करते हैं, और वो ज़ाहिर है सेकंड न्यूरॉन हमेशा सीएनएस में ही होगा, स्पाइनल कॉर्ड में या ब्रेन में। और वहां से फिर टर्सरी जो है वो थैलामस है, और थैलामस के अंदर जो है, जो कि हमने एक इसकी भी स्लाइड दिखाई है, थैलामस जो है वहां से फिर ये एनालाइज, इंटीग्रेट और फिर इसका एक्शन ऊपर जाता है, और जो सेरेब्रम है वो उसके ऊपर एक्ट करता है। तो यहाँ तक आपका यानी तीन न्यूरॉन्स इन्वॉल्व हुए, फ्रॉम द पेरिफेरी टू द स्पाइनल कॉर्ड, और फिर स्पाइनल कॉर्ड से ये जो है आगे जो जाएगा न्यूरॉन्स वो जाके थैलेमस में, और थैलेमस जो होता है वहाँ पर जो एरिया है थैलेमस का, उसके अंदर ये चीज़ सारी इंटीग्रेट होती है। ये सेंसरी आर्क। फिर आगे मोटर आर्क है, या जो मोटर पार्ट है, मोटर न्यूरॉन है, वहां पर अपर मोटर न्यूरॉन और लोअर मोटर न्यूरॉन। अपर मोटर न्यूरॉन फिर वही आ गया कि ये जो आपका सेरेब्रम है, सेरेब्रम्स के अंदर जो न्यूरॉन्स पड़े हैं उसमें फिर ग्रे मैटर और वाइट मैटर की बात आ जाएगी। वहां से जो उसकी यानी जो न्यूरॉन बॉडी में से जो डेंड्राइट्स और एक्सॉन्स निकलते हैं, वो फिर मुख्तलिफ ट्रैक्स बनाते हैं, कार्टिको न्यूक्लियर, कार्टिको स्पाइनल ट्रैक्स, बेताशा किस्म के ट्रैक्स होते हैं, मोटर ट्रैक्स। ये अपर मोटर न्यूरॉन उसको कहते हैं। वो जो है फिर आगे ट्रैक्स नीचे आते हैं स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, स्पाइनो कॉर्टिको स्पाइनल जिस तरह ऊपर हुआ, फिर कार्टिको न्यूक्लियर जो कि मुख्तलिफ न्यूक्लियस पड़े हुए हैं इसमें ब्रेन के अंदर मुख्तलिफ एरियाज में, उनके साथ आपस में ये इंटरकनेक्ट होते हैं, उनको हम लोअर मोटर न्यूरॉन कहते हैं। ऑटोनॉमिक न्यूरॉन्स, ये प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन इन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, चूंकि ऑटोनॉमिक न्यूरॉन्स हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के निकलता है वहाँ से हाइपोथैलेमस से, फिर उसके बाद ये प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन्स वहाँ से ये स्टार्ट होते हैं ब्रेन से, स्पाइनल कॉर्ड से, और ये फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बाहर निकलते हैं, और जहाँ पर इन्होंने एक्ट करना होता है वहाँ पर ये गैंग्लिया बनाते हैं। और आपको पता है कि आपके जो चेस्ट का गटर है वहाँ पर सबसे ज़्यादा गैंग्लिया होते हैं, तो उनके साथ मिलकर फिर वो पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन वहाँ से निकलते हैं, और ये मुख्तलिफ मसल्स के अंदर और मुख्तलिफ ग्लैंड्स के अंदर जाकर एक्ट करते हैं। आगे चलिए। ये गिंगलान के तीन पार्ट्स अभी मैंने आपको बताए थे, एक सेल बॉडी होती है और डेंड्राइट्स और एक्सॉन्स होते हैं। अब कुछ ये जो सेल बॉडी है सेंटर में पड़ी है, और कुछ जो है इसका जो पार्ट है जो कि रिसीव करता है इंफॉर्मेशन फ्रॉम अनदर सेल एंड ट्रांसमिट मैसेज टू द सेल बॉडी, और सेल बॉडी कंटेन्स द न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड अदर ऑर्गेनेल टिपिकल ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स, और एक्सॉन कंडक्ट मैसेजेस अवे फ्रॉम द बॉडी सेल्स। तो एक लाने वाले को डेंड्राइट्स और ले जाने वाले को एक्सॉन और सेंट्रल बॉडी पड़ी। आगे इसकी फिगर आएगी, दिखाएं जरा आगे, ये देख लें। अब आप देख लें कि ये सोमा है, सोमा बॉडी को कहते हैं। अब ये डेंड्राइट्स हैं, और ये रिसेप्शन वाले, रिसीव करने वाले, फिर एक्सॉन जो है वो एक है जो कि ले जाने वाला है। तो डेंड्राइट वसूल करने वाले मैसेजेस को और मुख्तलिफ सेंसेशंस को सोमा के अंदर ज़ाहिर माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होने के बड़ा एक्टिव सेल है, न्यूरॉन का सेल है, और फिर उसमें से एक्सॉन एक निकलता है और वो मैसेज लेके जाता है। अगर आप देखें तो ये अगला जो सेल है उसके साथ फिर ये
आगे टर्मिनल एंडिंग्स उसकी मिलती हैं और इसके ऊपर ये माइलिन शीट्स है और माइलिन शीट्स की वजह से इसकी स्पीड कई गुना बढ़ जाती है और बहुत जल्दी मैसेज पहुंचता है। अगर हम इसकी डिस्क्रिप्शन को पढ़ें, द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम न्यूरॉन्स हो गया, स्पेशलाइज्ड सेल है जो कि कंडक्ट करता है इंफॉर्मेशन को, और ये इसकी जो सेल बॉडी है उसको सोमा कहते हैं, और इसके जो प्रोसेस निकले हैं उनमें से एक्सॉन या डेंड्राइट है। डेंड्राइट इनपुट वाले हैं और एक्सॉन आउटपुट वाले हैं। तो याद रहेगा एक्सॉन एग्जिट से, एग्जिट समझ लें, इस तरह याद कर लें, यहाँ से मैसेज बॉडी से आगे एग्जिट होते हैं तो उसको एक्सॉन कहते हैं, और डेंड्राइट जो है वो वसूल करता है। नेक्स्ट, एक और उन्होंने फिगर दिखा दी है, रोड ऑफ रेनवियर भी यहाँ दिखाया है। अब ये नोड ऑफ रेनवियर और माइलिन शीथ ये उसी स्पीड के लिए है। इतना याद रखें कि माइलिन शीथ जो है उससे इंफॉर्मेशन तेज हो जाती है। इससे डिटेल आपको समझ नहीं आएगी। आगे चलो, आसान सी बात है, सेंसरी न्यूरॉन्स हैं। अभी हमने बात की कि सेंसरी न्यूरॉन्स वो होंगे जो कि चीज़ों को वहाँ से लाएंगे, और इंटर न्यूरॉन जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर होगा, वो उसको इंटरप्रेट करेगा, एनालाइज करेगा, और मोटर न्यूरॉन के जो हैं वो ले जाएंगे। अब आप देखें, सेंसरी न्यूरॉन के लॉन्ग डेंड्राइड्स हैं, सारे डेंड्राइड्स लॉन्ग होंगे तभी तो वो सेंसेशंस को इनपुट लेगा, और मोटर न्यूरॉन के लॉन्ग एग्जाम्स होंगे कि वो अपना ऑर्डर दूर तक पहुंचाएगा, तो इनके तो एग्जाम लॉन्ग होने चाहिए। इट्स वेरी लॉजिकल। और इंटर न्यूरॉन, तो तीन किस्म के न्यूरॉन हुए, एक वसूल करने वाले सेंसेशंस को, और जनरल सेंसेशंस हैं या स्पेशल सेंसेशन है, और मोटर न्यूरॉन वो वाले हुए जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ऑर्डर लेके जाते हैं, ख्वाह वो ग्लैंड्स को लेके जाए, ख्वाह वो मसल्स को लेके जाए, और इंटर न्यूरॉन जो है वो सीएनएस के अंदर पड़े हैं जो कि इन दोनों के बीच में है, और वो इंटीग्रेट भी करते हैं और एनालाइज करते हैं और अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं। नेक्स्ट, बस न्यूरोग्लिया का आप याद रखें कि ये बड़े सेल्स होते हैं लेकिन ये सपोर्ट करते हैं, और लेकिन ना सिर्फ सपोर्ट करते हैं, इंसुलेटिंग, ये बहुत खूबसूरत लफ्ज़ है इंसुलेटिंग। यानी अब आप देखें कि एक न्यूरॉन के साथ दूसरा न्यूरॉन, तीसरा न्यूरॉन, अगर इस तरह सैकड़ों हज़ारों लाखों न्यूरॉन एक दूसरे के साथ इकट्ठे हों और बीच में दूसरे सेल्स ना हो, तो एक की जो एक्शन पोटेंशियल है या उसके अंदर जो सर्किट और करंट जा रहा है वो दूसरों में जा सकता है, तो इंसुलेशन करते हैं। बीच में ये सेल्स होते हैं 5 टाइम्स बड़े हैं, एक की जो सिस्टम है उस सिस्टम्स की जो एक्शन पोटेंशियल है वो दूसरे में नहीं जाएगी। नरिशिंग द न्यूरॉन, न्यूरॉन को ना सिर्फ सपोर्ट करते हैं, उनको नरिश भी करते हैं। तो न्यूरोग्लिया की जो मौजूदगी है या न्यूरोग्लिया का जो फंक्शन है वो भी स्टेबिलिटी ऑफ नर्वस सिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी है। ये बेकार के नहीं पड़े हुए, इनका बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा हाथ है इनका न्यूरॉन्स की डेवलपमेंट के लिए और इस्टेब्लिशमेंट के लिए। न्यूरोग्लिया का बड़ा हाथ है। आगे चले, ये बस न्यूरोग्लिया की इसमें आगे डिटेल है, और एस्ट्रोसाइट वो न्यूरोग्लिया सिर्फ, अब आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि दो किस्म के सेल हैं नर्वस सिस्टम में, एक न्यूरॉन और एक न्यूरोग्लिया। न्यूरॉन वो है जो कि एक्चुअल नर्वस सिस्टम को डेवलप बनाते हैं, और न्यूरोग्लिया वो है जो कि सपोर्टिंग सेल है। आगे चलिए, माइलिन शीथ ये इन्होंने दिखाई है कि माइलिनेशन किस तरीके से होती है, और आप देख लें कि ये बहुत कम्प्लेक्स प्रोसेस है माइलिनेशन का, और ये जो माइलिन बनती है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट बहुत तेजी के साथ मूव करती है। आप देखें कि इसमें जो आगे जो न्यूरोग्लियास की फिर किस्में भी बताएंगे। अगर हम किस्मों को पढ़ना शुरू करें, दिखा दें किस्में भी दिखा दें कि टाइप्स न्यूरोग्लिया के पीछे चले जाएं और पीछे जाए, बस। अब यहाँ पर लिखता है कि आउट नंबर न्यूरॉन्स बाय अबाउट 10 to 1, 6 types of sporting cells, 4 are found in CNS। स्पोर्टिंग सेल्स न्यूरोग्लिया सेल्स में वो पहली जो किस्म है सीएनएस के अंदर उसको कहते हैं एस्ट्रोसाइट्स। एस्ट्रोसाइट्स की फिगर भी उन्होंने दिखाई है। Astrocytes are star-shaped, abundant and versatile, guide the migration of developing neuron, acts as potassium and antibuffers,
involved in the formation of blood-brain barrier, functional and nutritional transfer. ये एक किस्म के ऐसे सेल्स हैं जो कि एक्शन पोटेंशियल में पोटासियम के अंदर जिस तरह एक्ट करते हैं और उसमें हेल्प करते हैं, और दूसरा ये न्यूट्रिएंट की ट्रांसफर के लिए भी, न्यूट्रिशन के लिए भी ज़रूरी होते हैं। तो एस्ट्रोसाइट्स एक किस्म के न्यूरोग्लियास हैं, यानी न्यूरोग्लियास की भी आगे किस्में हैं ना, तो उसमें से एक 4 जो है वो सीएनएस में, एक एस्ट्रोसाइट्स। सेकंड बताएं, सेकंड है माइक्रोग्लिया, उसका नाम। माइक्रोग्लिया की उन्होंने एक एक्चुअल पिक्चर जो है ऊपर दिखाई है। दे आर स्पेशलाइज्ड इम्यून सेल दैट एक्ट एज मैक्रोफेजेस ऑफ सीएनएस। यहाँ पर ये जो हैं मैक्रोफेजेस हैं, मैक्रोफेजेस का क्या काम है और यहाँ पर ये क्यों है, ये इम्यून सिस्टम है और इसमें ये जो आपके पास कुछ डेड सेल्स हैं उनको खाना है, इनगल्फ करना है, फेगोसाइट्स करना है और बाकी जो डेब्रीज है उसको हटाना है। और ये एक किस्म का ना यूँ समझ लें कि सफाई करते हैं सीएनएस की, सादा से अल्फाज में, कॉमन में। दूसरा ये इम्यून सिस्टम है, इसमें से इम्यूनिटी मिलती है और इसके अंदर जो आगे आपका जो इम्यूनिटी का सिस्टम है सीएनएस के अंदर, वो भी ये माइक्रोग्लिया करते हैं। मैक्रोफेजेस का जितना काम है वो माइक्रोग्लिया करते हैं। उसके बाद इपेंडाइमल सेल्स। इपेंडाइमल सेल्स जो होते हैं ये छोटे यानी लो कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स होते हैं और ये यूजुअली जो आपकी जितने भी वेंट्रिकल्स हैं, थर्ड वेंट्रिकल, लेटरल वेंट्रिकल्स और सेंट्रल कैनाल, डक्टस एक्वस, और वो जहाँ पे इसमें सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड पैदा होता है और उसकी मूवमेंट होती है, उसको ये लाइन करते हैं। तो ये एक किस्म के ना एपिथेलियल लाइनिंग्स हैं, लो कॉलमनर इसकी एपिथेलियल लाइनिंग। चौथे ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, तो आपने 4 पढ़ लिए। अब चौथा जो है, ये 3 पढ़ लिए, चौथा जो है वो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स है। ये माइलिन शीट प्रोवाइड करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। ये भी इसमें पड़े होते हैं और इनकी इसमें प्रोड्यूस होती है माइलिन शीट, और वो माइलिन शीट जो है वो एक्सॉन्स के ऊपर वहाँ पे डिपोजिशन होती है और रोड ऑफ रेनवियर्स बनता है और इस तरीके से एक्शन पोटेंशियल की जो मूवमेंट है वो 1000 टाइम्स बढ़ जाता है। हाँ, 2 टाइप्स ऑफ ग्लियाल्स इन पेरिफेरल। अब ये आपने देखा कि 6 किस्म के न्यूरोग्लिया हैं, 4 किस्म के सीएनएस में और 2 किस्म के पेरिफेरल नर्वस सिस्टम्स। अब ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम्स में स्टिलाइट और श्वान सेल्स, ये जो है सेल्स जो अक्सर उसके श्वान सेल्स अगर आप देखें तो यहाँ पर भी वो नज़र आता है, उसका न्यूक्लियस है वो है। ये माइलिन शीट बनाते हैं, वहाँ पर ओलिगोडेंड्रोसाइट से माइलिन शीट बना रहे थे, यहाँ पर श्वान सेल्स माइलिन शीट बनाते हैं, तो न्यूरॉनल रीजनरेशन में भी काम आते हैं। और जो दूसरे जो सेल्स हैं जिसको स्टीराइड सेल्स कहते हैं। अब आप ये 2-3 बातें याद कर लें। ऊपर क्या लिखा है, द जंक्शन बिटवीन ए नर्व सेल्स एंड अनदर सेल इज कॉल्ड साइनेप्स। एक नर्व सेल दूसरे नर्व सेल के साथ जहाँ मिलता है उस पॉइंट को क्या कहते हैं, साइनेप्स, और जमा इसकी प्लूरल होगा साइनेप्सिस। उसके बाद द स्पेस बिटवीन टू सेल इज नोन एज साइनेप्टिक क्लेफ्ट, यानी जो एक सेल और दूसरा सेल मिलता है तो उस मिलाप को कहते हैं साइनेप्स, ज्वाइंट। और वो जो बीच में स्पेस एक बचती है जिसके इर्द गिर्द ज़ाहिर मेम्ब्रेन होती है, उसको साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। To cross the synaptic cleft require the action of neurotransmitter। जब आपकी पल्स एक सेल से दूसरे सेल में जाएगी तो उसके लिए यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर पैदा होते हैं। They are stored in synaptic vesicles clustered at the tip of the axon। जो एंड ऑफ द न्यू नर्व्स होती है, एक नर्व से दूसरे नर्व्स का जो मिलाप है और जो एंड होता है, वहाँ पर छोटे सिनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं, उस पे न्यूरोट्रांसमीटर पैदा होता है। Arrival of the action potential causes some of the vesicles to move to the end of the axons and discharge their content into synaptic cleft। जाहिर है जब एक वहाँ से एक एक्शन पोटेंशियल आएगी तो यहाँ पर इस वेसिकल फटेगा और उसमें से न्यूरोट्रांसमीटर क्लेफ्ट में आएंगे, नेक्स्ट और अगले के साथ बाइंड करेंगे। ये आप देख लें
कि इधर एक न्यूरोनल सेल है, एक दूसरा न्यूरोनल सेल है, ये दोनों आपस में मिलते हैं। अब इसका एंड ज़ाहिर है, ये एक्सॉन का एंड है जो थोड़ा सोलन आपको उन्होंने दिखाया है, और इसके बिल्कुल एंड के ऊपर एक्सॉन के ऊपर यहाँ पर वेसिकल्स पड़े हैं, और ये जो वेसिकल्स है इसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर है। मुख्तलिफ एक्सॉन्स के अंदर मुख्तलिफ किस्म के न्यूरोट्रांसमीटर होंगे, और ये यहाँ बीच में जो साइनेप्स है इसके अंदर वो गोया कि ये वेसिकल कोर होते हैं, और यहाँ से ये जो न्यूरो ट्रांसमीटर है ये अगले उसमें डेंड्राइड में जाएंगे, और वहाँ से ये एक्शन पोटेंशियल जाएगी। तो ये बहुत अच्छी तस्वीर है। आगे ब्रेन का हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि एक फोर ब्रेन है, मिड ब्रेन है, हाइंड ब्रेन है, और उसका हमने जो फोर ब्रेन होता है उसमें सेरेब्रम होता है, मैन इसका एरिया है। मिड ब्रेन के अंदर थैलेमस हाइपोथैलेमस होता है, और जो हाइंड ब्रेन होता है उसमें सेरिबेलम और ब्रेन स्टेम होता है। ब्रेन स्टेम में मेडुला ऑब्लोंगेटा और पोन्स होता है। आगे तस्वीर दिखाएं तो ज़्यादा वाज़ेह हो जाएगा। ये आप देख ले कि जो सेरेब्रम है ये थोड़ा ऑरेंज से कलर का सा फ्रंट में, ये फोर ब्रेन आ गया, और इसका जो उन्होंने और ज़्यादा दिखाया है टेम्पोरल रीजन और ऑक्सीपिट और पैराइटल लोब, ये भी फोर ब्रेन का हिस्सा है। फिर जो है ना आप देख लें कि मिड ब्रेन बहुत छोटा सा है सेंटर में, वो हम जब इसका सेक्शन कट करेंगे तो नजर आएगा। और ब्रेन स्टेम आप देख लें पॉन मेडुला ऑब्लोंगेटा और सेरिबेलम, ये जो है ना इसका हाइंड ब्रेन है। तो तीन इसके हिस्से हैं। स्पाइनल कार्ड जिस तरह हमने कहा था कि मेडुला ऑब्लोंगेटा से वो ब्रेन के साथ मिलती है, और उसके बाद ये वर्टिब्रल कॉलम में नीचे तक आती है, और इसमें ग्रे मैटर सेल बॉडीज एंड डेंड्राइट्स बाई मैटर बंडल ऑफ इंटरन्यूरॉन, यानी हमेशा जो आपका ब्रेन है और स्पाइनल कार्ड है उसके अंदर ग्रे मैटर और वाइट मैटर होता है। ग्रे मैटर के अंदर हमेशा जो है वो सेल बॉडीज होती हैं, डेंड्राइट्स होते हैं, और वाइट मैटर जो होता है वो बंडल ऑफ इंटरन्यूरॉन एक्सॉन्स के ऊपर मुश्तमिल होता है। जी नेक्स्ट नेक्स्ट ये हम पढ़ चुके हैं, ये रिपीटिशन होगी ना, टाइम ना जाया। आगे चलें क्या खास। अब हम देखते हैं कि जो टाइप्स ऑफ नर्व फाइबर्स पे जो ग्रुपें थी ये भी हम पढ़ चुके हैं। इसमें ग्रुप ए में लिखा है कि एक्सॉन्स ऑफ सोमैटिक सेंसरी न्यूरॉन्स एंड मोटर न्यूरॉन्स सर्विंग द स्किन स्केलेटल मसल एंड जॉइंट लार्ज डायमीटर एंड थिक माइलिन शीट, ये पहला ग्रुप है। यानी जो स्केलेटल मसल में और जॉइंट्स में स्किन में जो आपके नर्व जाती हैं, जिसको आप स्केलेटल नर्व्स भी कहते हैं, और ये नर्व जो है इसमें आफ्रेंट और इफरेंट दोनों के एक्सॉन्स मौजूद होते हैं। ये ग्रुप 1 में आता है। नर्व फाइबर्स की 3 ग्रुप्स हैं। ग्रुप बी जो है उसके अंदर वो वाली आती हैं जो कि लाइटली माइलिनेटेड होती हैं और इंटरमीडिएट डायमीटर्स की होती हैं। लेकिन जो तीसरी हैं टाइप सी, वो अनमाइलिनेटेड एंड हैव स्मॉलेस्ट डायमीटर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम serving the visceral organs, visceral sensory fibers और small somatic sensory fibers type B और type C। आसान सा आपको बताएं कि ग्रुप ए के अंदर जो आपके स्केलेटल मसल्स को ऊपर जो पेरिफेरल नर्व्स जाती हैं, आपके दोनों टांगें, लिम्स, पेट, जितने भी स्केलेटल मसल है, मोटर एंड पेड बनती है, सिनेप्सिस बनता है, वो ग्रुप 1 में आता है या ग्रुप ए में आता है, और ये माइलिनेटेड होती है। तो दूसरी जो ग्रुप बी और ग्रुप सी है अनमाइलिनेटेड, ये आपके ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, मेनली जो आपके इंटरनल ऑर्गन्स हैं, आपके एब्डोमेन में, चेस्ट में, और बाकी जो इंटरनल ऑर्गन्स जिसमें पैरासिम्पैथेटिक सिंपैथेटिक नर्व्स होती हैं, उसके अंदर दोनों जो हैं वो टाइप्स ग्रुप बी और ग्रुप सी मौजूद होती हैं। दो किस्म की जो है वो मेन है। बी और सी यूजुअली ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम्स में होती हैं, और ग्रुप ए जो वो स्केलेटल नर्वस सिस्टम की नर्व्स। या फिर वही आप देख लें कि जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, जिस तरह आपने कहा था कि एक आदमी है वो जंगल में दौड़ रहा है, तो इट प्रोड्यूसेस दी, इसमें आप देख लें कि अलर्टनेस आ गई, हार्ट रेट में इंक्रीज आ गया, ब्लड फ्लो जो है वो लेग्स को, आर्म्स को बढ़ जाता है, और वो कम हो जाता है डाइजेशन के, और आपके यूरिनरी ब्लैडर से, किडनी से वहाँ पर उसकी फ्लो कम हो जाती है, आइज जो है वो दूर देखती हैं। पैरासिम्पैथेटिक आप आराम से, जिस तरह हमने मिसाल दी थी कि लेटे हुए हैं, तो वहाँ पर ब्लड प्रेशर कम है, हार्ट रेट स्लो है, डाइजेशन आपकी हो रही है, एक फाइट एंड फ्लाइट के लिए, और दूसरा
डाइजेशन के लिए। और आप देख लें कि जो एक्सॉन है और एक डेंड्राइट्स में इनकमिंग इम्पल्सेस आती हैं और एक्सॉन्स के अंदर उसके ऑर्डर्स आगे जाते हैं। एक्सॉन जो होते हैं वो एंड करते हैं एक्सोनल टर्मिनल में, और वहाँ पर जनरल टर्मिनल सिनैप्सिस की आपको हमने फिगर एक पीछे दिखाई थी, जिसमें मैंने कहा तो बहुत अच्छी तस्वीर है। उसमें आपने जो टर्मिनल में वेसिकल्स देखे थे उसके अंदर न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं। ये जो सिनैप्सिस है बीच में सिनैप्टिक गैप आता है, एक गटर आता है जिसके अंदर के वो ट्रांसमीटर वहाँ पे जाके एक्शियल पोटेंशियल को ज़्यादा या कम करते हैं सिनैप्टिक गैप या सिनैप्स। नेक्स्ट, ग्रे मैटर और वाइट मैटर की बात हो चुकी थी। सेल बॉडीज को और अनमेलेनेटेड फाइबर्स को हम ग्रे मैटर कहते हैं, और उसमें न्यूक्लियस भी आगे आगे जो आपकी सेल बॉडीज कलेक्शन है आउटसाइड द सेल उसको गैंग्लिया कहते हैं। और गैंग्लिया के ऊपर फिर आगे एक पीछे भी एक तस्वीर गुजरी है जिसमें कि आपने देखे हो कि गैंग्लिया जो कि थोरेसिक एरिया में सबसे ज़्यादा है। और फिर ये प्री गैंग्लियानिक यानी वहाँ पे डेंड्राइट आते हैं, और प्री गैंग्लियानिक के बाद यहाँ पर जो सिनैप्स बनता है, यहाँ पर जो जॉइंट बनता है उसको गैंग्लिया कहते हैं, और कलेक्शन है सेल बॉडीज़ की, वहाँ से आगे एक्सॉन्स निकलते हैं, पोस्ट गैंग्लियानिक फाइबर्स निकलते हैं जो कि मुख्तलिफ ग्लैंड्स को और मुख्तलिफ स्केलेटल मसल्स को जाते हैं। यहाँ थोड़ा सा रुक जाए। लेफ्ट साइड की आप सबसे पहले देखें, ऊपर आपने देख लिया ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है। ब्रेन से क्रेनियल नर्व्स का वो एक उन्होंने दिखाई है, प्रोबेबली ट्राइजेमिनल नर्व्स है, और नीचे जो है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है जो कि इससे निकल के आप देख लें कि बिल्कुल स्कल से नीचे जो है वो सर्वाइकल एरिया है, और फिर जो चेस्ट के पीछे है वो थोरेसिक एरिया है, और जो एब्डोमेन के पीछे है वो लंबर एरिया है। सर्वाइकल एरिया की जो नर्व्स हैं वो दोनों शोल्डर्स को और दोनों आर्म्स को आप देखें सप्लाई कर रही हैं। थोरेसिक की जो है वो रेस्पेक्टिव जो आपका रिब्स का एरिया है उसको सप्लाई करती हैं। यूं अगर आप गौर से नीचे देखें तो जो सैक्रल और लंबर है वो आप देखें कि जो लोअर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन है, पेल्विक एरिया है, और नीचे जो दोनों टांगे हैं उनको वो सप्लाई कर रही है। नर्व डिस्ट्रीब्यूशन उसने बड़ी अच्छी दिखाई है। इस साइड के ऊपर अगर आप देखें राइट साइड पे तो ये और स्पेसिफिक है, और इसने ये बता दिया, और ये सबसे अच्छी तस्वीर है, इसको आपने बहुत गौर से देखना है। ऊपर सेरेब्रम और सेरिबेलम वो ज़ाहिर ब्रेन आ गया, और उसके साथ नीचे स्पाइनल कार्ड आ गई। आप देखिए 12 क्रेनियल नर्व्स हैं जो कि ब्रेन से निकलती हैं, और फिर उसके बाद सारी स्पाइनल नर्व्स हैं, और स्पाइनल नर्व्स जो हैं उनमें देखें 8 जो हैं वो सर्वाइकल एरिया से निकलती हैं, जो सर्वाइकल एरिया को और दोनों बाजुओं को सप्लाई करती हैं। थोरेसिक रीजन को थोरेसिक नर्व्स, और एब्डोमेन एरियाज को लंबर नर्व्स, लंबर एरिया को भी ये नीचे तक सप्लाई करती हैं। और फिर उसके बाद सेक्रल नर्व्स हैं जो कि सेक्रम को करती हैं। अब यही लंबर और सेक्रल एरिया, यहाँ से नर्व नीचे जाके दोनों टांगों को करती हैं। अब आप इस साइड पे देखिए तो लिखा हुआ है चेन ऑफ वर्टिब्रल गैंग्लिया, पार्ट ऑफ नर्व नेटवर्क ऑफ द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ये जो अंदर एरिया है थोरेसिक का, ये जो गटर इसको कहते हैं, जो कि राउंड अबाउट अंदर वाली साइड पे जो स्पाइनल कॉर्ड के वर्टेब्रल कॉलम के है, इसमें आप देखें कि ये गैंग्लिया बने हुए हैं सारे साइड्स पे जो सेल बॉडीज हैं, और उससे पोस्ट गैंग्लियानिक नर्व्स आगे निकलती हैं, और ये अंदर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के लिए जो कि ऑटोमेटिक है। ये जो बाकी नर्व्स हैं वो आपके सोमैटिक नर्वस सिस्टम की हैं जो कि वॉलंटरी और इनवॉलंटरी वो हम पढ़ चुके हैं। ये हम तकरीबन पढ़ चुके हैं। इसमें यही है ब्रेन है जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का बड़ा पार्ट है, कोऑर्डिनेट करता है बॉडी एक्टिविटीज़ को, और उसमें सेरेब्रम सेरिबेलम और ब्रेन स्टेम, वही मिड ब्रेन हाइंड ब्रेन और फोर ब्रेन तीन जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इसको दोबारा से स्लाइड में दी है। ये दोबारा से ये इसमें आप देख लें, इसमें इस स्लाइड्स के अंदर जो है वो मुख्तलिफ एरियाज दिखाए गए हैं। फोर ब्रेन के अंदर अगर आप देखें कि कौन सा एरिया किस चीज़ को वो कंट्रोल करता है, यहाँ पर मिसाल के तौर पर आप देख लें सबसे सामने है इंटेलेक्ट, लर्निंग एंड पर्सनालिटी। ये जो है आपका एरिया जो फ्रंटल एरिया है वो करता है। फिर स्पीच एरिया है, इस स्पीच एरिया के साथ ही हियरिंग एरिया भी होता है, उसके बिल्कुल पीछे होता है स्पीच एरिया और हियरिंग एरिया। अब देखें ये जो स्पीच हियरिंग एरिया है, यहाँ पर से नीचे से जो आपकी हियरिंग नर्व्स है, जो आपकी ऑडिटरी नर्व्स है, क्रेनियल नर्व्स है, वो आती है, और उसकी सेंसेशंस थैलेमस से होती हुई यहाँ पर पहुँचती हैं, और इधर से फिर वो जो है इंटीग्रेट करता है, एनालाइज करता है, और इसका कनेक्शन स्पीच एरिया के साथ जिसको आप ब्रोका एरिया भी कहते हैं, वहाँ से
जो आपकी मोटर नर्व्स हैं वो जाती हैं और आपके वॉइस बॉक्स पर आपकी टंग हो जाती है और जो इंसान बात करता है और आर्टिकुलेशन होती है। सेंसरी एरिया है पीछे और सामने उसका मोटर एरिया दिखाया गया है ग्रीन कलर से, इसमें और पीछे वाइट सेंसरी एरिया है। फिर लैंग्वेज एरिया, विजन एरिया ऑक्सीपिटल एरिया में है। और फिर ये इक्विलिब्रियम सेरिबेलम में आप देखें तो बैलेंस एरिया है। इसमें फिर और बहुत से सैकड़ों हज़ारों किस्म के एरियाज हैं जो कि हर किस्म की हरकत को और हर किस्म की चीज़ को वो कंट्रोल करते हैं और इनकी बाकायदा ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन आ चुकी है और इनको बाकायदा नंबरिंग दी गई है 1 2 3 4 5 इस एरिया से जो सेरेब्रम के अंदर है, न्यूरो एनाटॉमी के अंदर ये आपकी सारी इसकी डिटेल आती है। मुख्तसरन आप ये याद कर लें कि जो सेरेब्रम है ये हाई एरिया है, यहाँ पर सारी सेंसरी इनपुट आती है और यहाँ से मोटर इनपुट जाती है और जो इंसान की तख्लीकी सलाहियतें हैं फ्रंटल एरिया का जो है वो अक्सर डील करता है। सेरेब्रम का ये जो मेन एरिया भी हमने पढ़ा, ये लार्जेस्ट पार्ट है, आपने देख लिया कितना लार्जेस्ट पार्ट है। इसमें थिंकिंग, मेमोरी, मूवमेंट, इम्पल्सेस, ये सारी चीज़ें उन्होंने 4 अल्फाज में 4 लाइनों में बता दी कि ये सारी इसमें, ये जो मेमोरी है ये टेम्पोरल एरिया में होती है, थिंकिंग जो है ये फ्रंटल एरिया में होती है और मूवमेंट जो है वो कॉर्टिकल स्पाइनल ट्रैक्ट के जरिए सारी कंट्रोल होती है। ये कट सेक्शन दिखाया गया, ये पहले भी हम देख चुके हैं। इसमें मुख्तलिफ वेंट्रिकल्स भी दिखाए गए हैं और ये इतनी अच्छी तस्वीर नहीं है, बहरहाल ये कट सेक्शन है इसका। सेरिबेलम जो सबसे पीछे एरिया है ऑक्सीपिटल एरिया के नीचे आप देख लें एक स्ट्रक्चर जो है ना वो गोल सी पड़ी है। वहाँ पर आपकी आई का ऑक्सीपिटल एरिया, ईयर, मसल्स वो सारे वहाँ पर इंटरप्रेट होते हैं और ये एरिया बेसिकली कंट्रोल करता है आपकी इक्विलिब्रियम। आप खड़े हैं, आंखें बंद हैं, आप गिर नहीं रहे और लड़खड़ा नहीं रहे, ये सेरिबेलियम है। सेरिबेलियम एरिया जो है वो कंट्रोल करता है। जिस तरह ये यहाँ पे ग्रीन एरिया पीछे दिखाया गया, ये सेरिबेलम है जो कि इन चीज़ों को कंट्रोल करता है। सामने इसके पॉन्स और मेडुला ऑब्लिंगेटा है, ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम जो पॉन्स मेडुला अभी मैंने बात करी, ये कनेक्ट करता है ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड के साथ और इस बहुत से जो कि आपके इन्वॉल्यूंटरी एक्शन से वो इससे होते हैं और कुछ इसमें इंपॉर्टेंट एरियाज भी हैं कंट्रोल करते हैं। वॉमिटिंग एरिया है और उसको कंट्रोल करता है, इस तरीके से कार्डियक एरिया है, रेस्पिरेटरी एरिया है, वो जो है इन चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। बस इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट, अब आप सांस ले रहे हैं, इनवॉल्यूंटरी चीज़ है, आपका दिल धड़क रहा है, आपके कंट्रोल में नहीं है, ये वाला एरिया जो है ब्रेन स्टेम वो कंट्रोल करता है। इसको बेजल स्टेम भी कहते हैं। इसमें ये डायग्राम फंक्शनल डायग्राम है और अगर आप देखिए फ्रंट में तो सबसे पहले जो एग्जेक्टिव फंक्शंस उसने बताए, इसमें प्लानिंग है, थिंकिंग है, जो भी तख्लीकी सलाहियतें हैं वो इस एरिया के अंदर होती हैं। सामने मोटर कॉर्टेक्स है और पीछे सेंसरी कॉर्टेक्स है, तो सेंसरी कॉर्टेक्स और मोटर कॉर्टेक्स का आपस में क्या गहरा ताल्लुक है। सेंसेशन जाती हैं उस हिसाब से मोटर एरिया जो है वो मुख्तलिफ मूवमेंट तख्लीक देता है। पीछे जो है वो ब्राइटल एरिया है, जिस उसके नीचे आप देखें तो ऑक्सीपिटल एरिया है जो कि विजन के लिए, और सेरिबेलम मैंने अभी अर्ज किया कि ये बैलेंस के एरिया होता है। मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग टेम्पोरल में होता है। टेम्पोरल लोब जो कनपट्टी होती है इंसान की, इस एरिया के ऊपर जो है वो पीछे जो एरिया है उसको आप टेम्पोरल लोब कहते हैं। यहाँ पर मेमोरी एरिया होता है, बिग बॉक्स होता है और यहाँ पर आपकी मुख्तलिफ जो लिंग्विस्टिक सलाहियतें हैं, अंडरस्टैंडिंग की सलाहियतें हैं, वो इस एरिया में होती हैं। आगे चलें। अब स्पाइनल कार्ड की बात उसने की, ये ज़ाहिर है ब्रेन स्टेम नीचे फोराmen मैग्नम से स्पाइनल कार्ड के साथ मिलता है और ये जो है स्पाइनल कार्ड के ज़रिए सेंसरी नर्व, सेंसरी सेंसेशंस ऊपर जाती हैं और इनपुट ऊपर जाती है ब्रेन में। ब्रेन में जो है ना जाके इंटीग्रेट होती है, एनालाइज होती है और वहाँ से आपके मोटर फंक्शंस नीचे की तरफ आते हैं। तो आपका जो स्पाइनल कार्ड है वो इंतहाई इम्पोर्टेंट है, जो कि आपके रिफ्लेक्सेस को, रिफ्लेक्स आर्क इससे बनती है, इन्वॉल्यूंटरी मूवमेंट्स को वो जो क्विक एक्शंस होते हैं उनको वो करता है। ये एक तस्वीर है जिसमें स्पाइनल कॉर्ड का कट सेक्शन बताया गया है कि यहाँ पर आप देख लें कि जो स्पाइनल कॉर्ड से जितनी थोरेसिक्स और
दूसरी लंबर नर्व्स निकली हैं, बाहर जाके उन्होंने गैंग्लिया बनाया है, और उस गैंग्लिया से फिर पोस्ट गैंग्लियानिक नर्व्स जाती हैं ऊपर आई से लेके हर ऑर्गन को ये सप्लाई करती हैं, और इसमें सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स दोनों होते हैं, और जो एक्शन होता है वो इनके जरिए होता है नीचे तक जो है वो सारा आपका इवन के एचैकुलेशंस, इरेक्शंस, यूरिनेशंस, डिफिकेशन, ये जितना भी है प्रोसेसेस हैं, फिर इस तरीके से आपका स्टमक और जीआईटी के, लंग्स के, हार्ट के जितने भी वो हैं वो आपके पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर्स हैं। और ये सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, लेकिन अगर आप इस तस्वीर को गौर से समझेंगे तो मैं समझता हूँ कि आपको सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम पूरा समझ आ जाएगा। मिसाल के तौर पर हम राइट साइड पर सिंपैथेटिक सिस्टम देखते हैं। सिंपैथेटिक सिस्टम वही है जब आदमी, सर आपने एक मिसाल पेश की थी कि दौड़ता है जंगल में, पीछे शेर लगा हुआ है, वहां पर क्या होगा, सबसे पहले ऊपर देखें, आंखें डायलेट हो जाएंगी, दूर तक नजर आएगा इंसान को, इंसान दूर देखेगा, आगे देखेगा कहीं खाई तो नहीं है, कोई ऊंचाई तो नहीं है, मैंने भागना है कि वो रास्ता मुझे क्लियर मिले, उसकी आंखें खुली होंगी, डायलेट होंगी। ये सिंपैथेटिक जो सप्लाई है वो करती है। देख रहे हैं नीचे कि एक्सेलरेट हार्ट रेट, इनहिबिट्स इंटेस्टाइनल मोटिलिटी, आपकी जो इंटेस्टाइनल मोटिलिटी है उसको इनहिबिट करता है। आदमी भागते हुए तो ज़ाहिर यूरिनेशन नहीं करेगा, डिफिकेशन नहीं करेगा, उसको तो अपनी जान की फिक्र होगी, तो ये सिंपैथेटिक काम करेगा और ये यहाँ पर आपके चीज़ों को करेगा। पैरासिम्पैथेटिक में आप देखें, आप लेटे हुए हैं, ज़ाहिर है दूर देखने की जरूरत नहीं है, पैरासिम्पैथेटिक जब एक्ट करेगा तो वो कंस्ट्रिक्ट करेगा पीपल को, दूर आपको नहीं दिखाई देगा, और इस तरीके से हार्ट रेट को वो कम करता है, ब्लड प्रेशर को कम करता है, और जो आपके स्टोमक है उसकी मोटिलिटी को बढ़ाता है, इंटेस्टाइन की मोटिलिटी को बढ़ाता है, और इस तरीके से ये पैरासिम्पैथेटिक एक्शन है। आपको फिगर में सारी चीज़ें समझ आ रही है।